सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड असाइनमेंट बनाने का सबसे आसान तरीका। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन पेपर BD 105C। बड़ी आसानी से असाइनमेंट बनाना सीखें। ठीक है ना, सिंपल तरीका, बिल्कुल आप बड़ी आसानी से असाइनमेंट बना सकते हैं। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है CBSE अपडेट एजुकेटर, जिसमें आपको हर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरी जानकारी और PDF पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो ठीक है ना, फिर वीडियो के अंत तक, लास्ट तक आप देखते रहिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे। तो चलो, बाकी हमने BD 101, 2, 3, 4 इनकी PDF बना दी है, यानी इनकी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। फिर भी आपको किसी प्रकार को कोई सवाल है, जवाब है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज करके हमारे नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, किसी प्रकार का आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, हमारा नंबर है 97198152 और 79। ये हमारा नंबर है। किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है, जवाब है, तो आप इसे पूछ सकते हैं। तो BD 105C पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरनमेंट एजुकेशन का असाइनमेंट कैसे तैयार करते हैं, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए किस तरीक़ा से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरीके का फ्रंट पेज ले लेते हैं। देखिए फ्रंट पेज लिया है हमने, है ना। ये फ्रंट पेज SN कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजीतपुर प्रकाशगंज BD सेशन, और ये यहाँ पर देख लेंगे इस तरीक़ा से। यहाँ कॉलेज का लोगो भी लगा होगा, असाइनमेंट। ठीक है ना, यहाँ नेम, यहाँ पर क्लास BEd फर्स्ट सेमेस्टर, रोल नंबर यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़। हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, पेपर का नाम उसने स्टडीज़ को इसी को डाल दिया है। पर्यावरणीय शिक्षा डालना है आपको, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है ना, यहाँ पर अपना नाम डालना है, क्योंकि सबमिटेड आप कर रहे हैं। सबमिटेड टू, जिस टीचर को आप सबमिट करेंगे, कहने का मतलब जो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उसके पास सबमिट होता है, उसका नाम पढ़ना है। अगर कोई आपको नहीं मालूम है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, बात समझ आई। चलो, इसी तरीक़ा से फ्रंट पेज आपका तैयार हो जाता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज इंडेक्स का नहीं लगा है इसमें, कोई बात नहीं, इंडेक्स का पेज नहीं। इंडेक्स के पेज में इसी तरीक़ा से लास्ट असाइनमेंट हमने इंडेक्स का पेज पे जो इंडिकेट किया था, जिस तरीक़ा से बताया था, उसी तरीक़े से हमने टॉपिक लिया है जो आपने पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और कार्य। ठीक है ना, अब इसको हम देखते हैं किस तरीके, थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक काम और करिए, पेज नंबर जरूर डाल दिया करें। जैसे पहला पेज नंबर है तो 1 नंबर डाल दीजिए। ठीक है ना, दूसरा है तो 2 नंबर डाल दीजिए, तीसरा है तो 3 नंबर डाल दीजिए। इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र, संरचना, प्रकार और कार्य, ये है टॉपिक का नाम। अब पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है, किसी भी क्षेत्र के समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को अपनी गतिविधियों द्वारा प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समुदाय, वातावरण दोनों रचना और कार्य दृष्टि से एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, AG टेंसले ने किया था। ये प्रश्न आपके BEd के प्रथम सेमेस्टर के पेपर में भी आया था, और कब किया था, 1935 में। अब थिनमैन ने 1939 पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम दिया। जैव तंत्र किसने दिया, थिनमैन ने। अब इसमें परिभाषा दे दी टेलर ने 1936 में। एक पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनकी संपूर्ण वातावरण में रहता है। ये हैकल ने परिभाषा दी, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। लिंडनमैन ने कहा, किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। इस तरीके से इनकी परिभाषा हो गई। अब देखिए किस तरीक़ा से पारिस्थितिक तंत्र का एक इकोसिस्टम था। अर्थ, पृथ्वी और इकोसिस्टम कैसे बनता है, ये डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। ठीक है ना, ये सूरज है ऊपर, ठीक, ये सन, ये है यहाँ उत्पादक। अब यहाँ पर क्या है, उत्पादक क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है ना,
ये उत्पादक ये हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्जा कैसे किस तरीक़ा से पहुंचती है, जो ये वन है, घास है, ठीक, और ये मरुस्थल है, मानवकृत है, और ये अलवड़ीय जलीय है, ये समुद्र है, ये उपभोक्ता हैं, और ये पोषक स्रोत हैं, और ये ऊर्जा उत्पादक। इस तरीके से ये होता है। अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर तक अपनी ऊर्जा पहुंचाते हैं, वहाँ से ऊर्जा किस में जाती है, उपभोक्ता में जाती है, सूर्य है। तो इस तरीक़े से इनका एक दूसरे का रिलेशन होता है, ठीक है ना। इस तरीक़े से यहाँ समझाने की कोशिश करी चित्र के माध्यम से। चलो आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र के विशेष सभी जीवधारियों एवं अनेक भौतिक पर्यावरण में योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऊर्जा पर आधारित होता है तथा इसमें ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संग्रहण व ऊर्जा प्रवाह की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसकी संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है। पहला ऊर्जा संगठक, जैविक यानी वायुम संगठक, तीसरा अजैविक या भौतिक संगठक जिसमें स्थल, जल तथा वायु आ जाती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी कुछ विशेषता है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधा अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अब इसको बांटा गया पारिस्थितिकी तंत्र, पहला प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटा गया, यानी प्राकृतिक को 2 भागों में बांटा गया, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय। अब स्थल में वन हो जाते हैं, घास हो गया, मरुस्थल हो गया, ये 3 प्रकार के हो गए। इसमें जलीय में पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया। और दूसरा आ गया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ठीक है ना। शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। चलो इस तरीक़े से ये इसके प्रकार बताया गया। उपरोक्त तो वर्गीकरण से स्पष्ट होता है पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, स्वयं प्रकृति स्वरूप से संतुलित रहता है, मतलब इसमें प्रकृति बनाती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव का बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं रहता, मतलब मानव इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता। आवास स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। स्थलीय, पृथ्वी पर प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वन होते हैं, तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मरुस्थलीय होता है तथा घास की भूमि होती है, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये जल में बनता है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, अतः पृथ्वी पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे विशाल का पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसे पुनः लवणीय तथा अलवणीय 2 भागों में बांटा जाता है। दूसरा है मुख्य प्रकार में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ये पर्यावरण मानव निर्मित या मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह नियोजित व प्राकृतिक संतुलन में व्यवधान आते रहते हैं। उदाहरण जैसे खेत की फसल का पारिस्थितिकी तंत्र, वाघ का पारिस्थितिकी तंत्र। इनके अतिरिक्त कुछ आधुनिक समय में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो इस तरीक़ा से कृत्रिम पारिस्थितिकी मनुष्य के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब इनके कार्य क्या होते हैं, इन पर तो थोड़ा चर्चा डाल लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, देखो मुख्य कार्य होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से खाद्य पदार्थों का चक्रण होता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव प्रवाह की दर अर्थात समुदाय के खाद्य उत्पादन एवं शोषण क्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। अगला है जैविकीय एवं पारिस्थितिकीय निरंतरता एवं नियंत्रण, अर्थात पर्यावरण में जीवों द्वारा पर्यावरण नियंत्रण व पर्यावरण द्वारा जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। इस तरीके से ये होता है। अब इसमें दूसरा टॉपिक लिया गया आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये दूसरा टॉपिक लिया गया। अब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, क्या होती है, इसे बोलते हैं ऊष्मन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऊष्मन, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं विभिन्न रूपों में सामने आ रही हैं, जिनमें विश्व के तापमान में औसत वृद्धि सर्वप्रमुख है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की गर्माहट भी बढ़ रही है, जो भावी मानवता के लिए भयावह सिद्ध हो सकती है। वैश्विक तापमान, इसे वैश्विक तापन भी कहते हैं, ठीक है ना। वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में खूब में सूखा,
बाढ़ की घटनाएं और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। इस तरीक़ा से क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यह पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम चक्र में होने वाले परिवर्तन से है, जिसके फलस्वरूप हिमखंडों, ग्लेशियरों के पिघलने, चक्रवात बारिश के तरीकों में बदलाव, समुद्र में जलस्तर में वृद्धि होने से वनस्पति व जंतु जगत प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में बताया। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है उसको थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है तब पार्थिव विकिरण की अवशोषण दर बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होती है। यह स्थिति ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। यह वह गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही ऊष्मा यानी ताप को अपने अंदर सोख लेती हैं, अर्थात अवशोषित कर लेती हैं, जैसे CFC है, CO2 है, CH4 है, O3 है, वाटर वेपर है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। वैश्विक तापमान मुख्यतः मानव जनित कारणों से संबंधित है, जिससे औद्योगिकरण, नगरीकरण, तापीय विद्युत उत्पादन, जैविक ईंधन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दहन ठीक है ना, और खनन, आधुनिक उत्पादन तकनीकी, वन विनाश जैसे कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन कारकों से विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती हैं। इस तरीक़े से तमाम इसके कारण अब उसके दुष्परिणाम क्या है इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम क्या है, क्या इफेक्ट होंगे, क्या हमको हानि होगी। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। विश्व जलवायु या मौसमी दशा में परिवर्तन होगा, तापीय वृद्धि से सूखे की समस्या में वृद्धि होना, चक्रवातीय दशा में परिवर्तन होगा, वायुमंडलीय परिसंचरण का बाधित होना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होना, बर्फ का पिघलना, कई द्वीपों एवं तटीय प्रदेशों का जलाक्रांति, मानव का विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या बढ़ना, कृषि फसल पर दुष्प्रभाव पड़ना, मृदा की उर्वरता में कमी और वनीकरण में वृद्धि होना, खाद्य संकट, जैव विविधता में ह्रास और जैवीय संकट की उत्पत्ति होना, जैव संसाधनों के अभाव में वृद्धि होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कई खतरनाक वायरस की उत्पत्ति, नवीन बीमारियां उत्पन्न होना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की समस्या उत्पन्न होना। अतः इस प्रकार कह सकते हैं, स्पष्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अन्य कई प्रकार की समस्याओं की जननी है, इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब कहाँ तक नियंत्रित किया, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसके उपाय बताए गए यहाँ पर। ठीक है ना। अब कौन कौन से उपाय देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के नियंत्रण के संदर्भ में वैश्विक प्रयास किए गए। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, 1985 में ओजोन क्षरण से संबंधित वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक तापमान की समस्या से संबंधित थे। लेकिन सन 1980 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण आयोग IPCC के गठन के साथ जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा से संबंधित अध्ययन की प्रमुख पहल हुई। IPCC के प्रमुख रिपोर्ट के आधार पर बनाकर सन 1992 में प्रभावी पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई प्रमुख संधियों एवं समझौते हुए। इसमें सतत विकास पर आधारित एजेंडा 21, जैव विविधता संधि, जलवायु परिवर्तन संधि, वन एवं वन्य जीव संरक्षण संधि प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में 1997 में क्योटो में की गई। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने ग्लोबल वार्मिंग सहित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत किए। इस तरीक़ा से हम असाइनमेंट को अच्छे तरीक़ा से हेडिंग डाल करके डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या PDF लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 97 19 81 52 79 9719815279। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं।
या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बशर्ते आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच करके आप इसकी स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की सभी प्रैक्टिकल फाइल और आपके टॉप 75, ठीक है ना, टॉप 75 का मतलब समझ रहे, टॉप 75 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी लेकर के आते हैं। ठीक है ना। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।